कक्षा 12 के सभी छात्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से नौका विहार, जो कि छायावादी स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित है और ये आपकी सामान्य तथा साहित्यिक हिंदी दोनों में ही पूछा जाता है और दोनों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे संदर्भ और प्रसंग। पहले तो मैं इस पुस्तक का जो चित्र दिया है मैंने, इस पर आप अपनी पुस्तक से देखिए अथवा इसी में देखिए, मैं जूम कर दूंगी। इसका भावार्थ समझाऊंगी, उसके पश्चात इसका लिखित रूप में संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ आपको किस तरह से परीक्षा में लिखना है वह बताऊंगी और उसके पश्चात गत परीक्षा प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्नों को भी मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है कि किस वर्ष कौन सा प्रश्न पूछा गया है और अनुमानित प्रश्न भी दिए गए हैं कि इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। और आप इसमें ये भी पढ़ेंगे कि आपको परीक्षा में किस तरह से संदर्भ, प्रसंग और उसका काव्य सौंदर्य लिखना है, जिससे आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति हो। तो आइए बिना विलंब किए पाठ आपका प्रारंभ करें। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनबंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस वाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीप्त मृदु करतल लहरें उर पर कोमल कुंतल गह गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। ये पूरे का अर्थ मैं अब आपको समझाऊंगी। तो इसमें कवि जो है कह रहा है कि नौका विहार करने के लिए कवि गया है और ये जो सुमित्रा नंदन पंत है, इनका लिखा हुआ गुंजन काव्य संग्रह है, उसके अंतर्गत ये पद्यांश दिया गया है। तो इसमें गंगा का मानवीकरण किया गया है। शुभ्र चांदनी में जब कवि नौका विहार कर रहा है तो उसके मन में जो भाव और कल्पना उदित हुए उनका वर्णन इस पद्यांश में है। तो शांत यानी बहुत ही शांत, मौन, स्निग्ध अर्थात चिकनी, कोमल, ज्योत्स्ना अर्थात चांदनी, उज्ज्वल माने स्वच्छ, अपलक माने बिना पलक गिराए देखना, लगातार देखना, अनंत, अनंत का अर्थ जिसका अंत न हो और एक अर्थ इसका अंबर नभ आकाश से भी है। नीरव सुनसान भूतल यानी पृथ्वी का भाग। तो अब ये जो है गंगा का ग्रीष्म ऋतु है, इसलिए गंगा में जल कम है। तो वही कवि कह रहा है कि शांत है, गंगा की धारा कैसी है, शांत है, स्निग्ध है, चिकनी है और ज्योत्स्ना उज्ज्वल, चारों ओर छिटकी हुई चांदनी उज्ज्वल स्वच्छ दिखाई दे रही है। अपलक अनंत, और अनंत जो अंबर है अर्थात आसमान जो है वह पृथ्वी को एकटक यानी बिना पलक गिराए लगातार देखता चला जा रहा है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, सैकत कहते हैं वालू को और सैया अर्थात बिस्तर, क्योंकि आपने देखा होगा कि गंगा के किनारे रेती होती है, रेत बालू एक ही बात है। सैकत इसका जो है संस्कृत शब्द है। तो वही कह रहा है कवि कि सैकत सैया पर दुग्ध धवल, दुग्ध के समान साफ, स्वच्छ, सुंदर, सफ़ेद सैकत सैया, और बालू का भी जो रेत होती है उसका भी रंग सफ़ेद होता है। ऊपर से चांदनी पड़ रही है तो और भी सुंदर और स्वच्छ दिखाई दे रही है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनबंगी गंगा ग्रीष्म विरल। तनबंगी का अर्थ होता है पतले छरेरे शरीर वाली यानी पतले शरीर वाली, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में जल की धारा पतली हो जाती है, उसमें पानी कम होता है यानी जल कम होता है तो धार पतली सी हो जाती है। तो वही कवि ने मानवीकरण किया है प्रकृति का कि तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, गर्मी की गंगा, विरल ग्रीष्म, तनवंगी, तनवंगी अर्थात छरेरे शरीर वाली पतली गंगा है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, ऐसे लेटी है जैसे कोई थक कर, जब कोई थक जाता है तो शांत होकर चुपचाप लेट जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि इस चांदनी रात में, इस चंद्रिका में ये जो गंगा है
वो पतली छरहरे शरीर वाली, यानी दुबले पतले शरीर वाली ऐसा लगता है उसमें, क्योंकि कोई गति नहीं हो रही है और वह निश्चल है, चल नहीं रही, यानी लहरें जो है ज़्यादा कंपन नहीं कर रही हैं, ज़्यादा उथल पुथल नहीं हो रही। चारों ओर नीरवता का वातावरण अर्थात सुनसान है, शांति है। तो ऐसे में लगता है कि गंगा चुपचाप थक गई हो और चुपचाप लेट गई हो, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, बिना चलायमान हुए निश्चल, यानी चलायमान नहीं हो रही है, शांत है। तापस बाला गंगा निर्मल, और वह किस प्रकार से प्रतीत हो रही है? तापस यानी किसी तपस्वी बाला के समान, तपस्वी कुमारी के समान, तपस्वी युवती के समान। तापस बाला गंगा, बाला कहते हैं जिसकी आयु कम हो, कम आयु की स्त्री को, कम उम्र की स्त्री को क्या कहते हैं? वाला कहते हैं। तो तापस, ऐसा लगता है कि ये तपस्विनी स्त्री है, तपस्विनी वाला है। गंगा निर्मल और मल रहित है, विकार रहित है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पानी जो है वो स्वच्छ होता है और बरसात ऋतु में चारों ओर से पानी आता है तो पानी थोड़ा सा निर्मल उतना नहीं रह पाता, उसमें विकार पैदा हो जाता है। तो तापस वाला गंगा निर्मल, जिस प्रकार से तपस्विनी वाला बहुत शुद्ध आचार विचार वाली होती है, उसके अंदर कोई भी दोष नहीं होता, संयत होती है, और उसी प्रकार ये जो गंगा है वह भी तपस्विनी स्त्री के समान अत्यंत निर्मल है, इसमें कोई भी दोष नहीं दिखाई दे रहा, स्वच्छ साफ और सतोगुण से युक्त है। शशि मुख से दीप्त मृदु करतल, और जो उसका जो शशि मुख यानी जो चंद्रमा का बिंब पड़ रहा है, मृदु करतल, ऐसा लगता है कि उस चंद्रमा का पड़ने वाला बिंदु शशि मुख से दीप्त मृदु करतल, करतल होता है हाथ की हथेली, और चंद्रमा जो उसमें पड़ रहा है तो ऐसा लगता है कि करतल से उसको ढांक लिया है या करतल से उसको छिपा लिया है। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और उर पर यानी वक्ष स्थल पर, हृदय पर लहरें कोमल कुंतल, जो हृदय पर लहरें हैं वे कवि ने कल्पना की है कि लहरों को आपने देखा होगा कि लहराती हुई होती हैं, और केस भी वैसे ही, केस की आकृति भी वैसी ही होती है। तो उसी के हिसाब से कवि ने कल्पना की है कि लहरें उर पर कोमल कुंतल, और जो लहरें हैं वो ऐसा लगता है कि वक्ष स्थल पर पड़े हुए कोमल केस हों। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, और गोरे अंगों में अर्थात गंगा का रंग कैसा है? सफ़ेद है, ऊपर से सफ़ेद चांदनी पड़ी है, और स्वच्छ सुंदर रेतीली सैया पर गंगा लेटी हैं। यह भी आपने ऊपर पढ़ा है, क्योंकि कवि ने कल्पना किससे की है? सैकत सैया पर, यानी रेतीले बिस्तर पर गंगा एक तपस्विनी वाला के समान सुंदर श्वेत वस्त्रों में लेटी हैं। तो वही कह रहे कि गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, और ये गोरे गोरे जो अंग हैं यानी श्वेत कलर है, और उस पर लहराता तार तरल सुंदर, आती हुई लहरें जो लहराती हैं वो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो ये था आपका आज का भाग, और ये मैंने समझाने का प्रयास तो किया है, लेकिन अब आप ये कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ में आया, और आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे आगे लिख भी दिया है। यदि आप इस तरह से अपने प्रश्न पत्र में लिखेंगे परीक्षा में तो आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। तो देखिए संदर्भ और प्रसंग। तो पहला है प्रस्तुत संदर्भ, किस तरह से आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड में संकलित प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक कविता से उद्धृत है, और यह मूलतः पंत जी के गुंजन काव्य संग्रह से लिया गया है। आप इतना लिख दें तो भी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन यदि आप इस पर थोड़ा सा मेंशन करते हैं, थोड़ा सा अतिरिक्त कुछ लिखते हैं विशेष, तो आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होती है। अब जैसे ये मूलतः पंत जी के गुंजन काव्य संग्रह से लिया गया है, तो ये लिखने से आपको संदर्भ प्रसंग के पूरे नंबर, संदर्भ के पूरे नंबर आपको प्राप्त होंगे।
अब प्रसंग में इस तरह से लिखना है कि इस पद्यांश में कवि ने ग्रीष्म ऋतु में चांदनी रात के समय गंगा नदी की अनुपम और शांत प्रकृति सुंदरता का अत्यंत सजीव और मानवीकरण, एक सुंदर युवती के रूप में मानवीकरण अलंकार, आपने अलंकार पढ़े हैं, यदि नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे इसी चैनल पर व्याकरण प्लेलिस्ट के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। मानवीकरण का होता है, अर्थ होता है कि जब कवि जड़ वस्तु का इस तरह से वर्णन करे, उसको मानवीय यानी मानव के रूप में उसका वर्णन करे। अब जैसे गंगा जो है वह प्रकृति है और प्रकृति का मानवीकरण किया है युवती के रूप में, यानी युवती के रूप में गंगा को प्रस्तुत किया है, तो यह यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया। तो मानवीकरण एक सुंदर युवती के रूप में करते हुए चित्रण किया है, ये इसका प्रसंग हो गया, यानी इसमें क्या वर्णन है ये प्रसंग में लिखा जाता है। अब भावार्थ में देखिए, शांत स्निग्ध तार तरल सुंदर, यहाँ शांत स्निग्ध से लेकर और तार तरल सुंदर तक का अर्थ आपको मिलेगा। तो इसी तरह से आपको भी लिखना है कि आप इस तरह से पंक्ति बना दें कि यहाँ पर ये डॉट डॉट करके कि यहाँ से यहाँ तक हमने इसका अर्थ लिखा है। तो कवि कहता है कि चारों ओर अत्यंत शांत स्निग्ध चिकनी और उज्ज्वल चांदनी बिखरी हुई है, आकाश बिना पलक झपकाए शांत और शब्दहीन यानी नीरव पृथ्वी को देख रहा है। वातावरण में पूरी तरह सन्नाटा है। ऐसे शांत माहौल में ग्रीष्म ऋतु के कारण क्षीण कम पानी वाली गंगा नदी रेत बालू के किनारे रूपी बिस्तर पर दूध जैसी सफ़ेद दुग्ध धवल और दुबले पतले शरीर वाली तनवंगी सुंदर युवती के रूप में थकी हुई कुमिलाई हुई थकी और शांत लेटी हुई प्रतीत हो रही है। वह निर्मल गंगा ऐसी लग रही है मानो कोई तपस्वी कन्या तापस वाला हो, चंद्रमा के समान चमकते हुए अपने सुंदर शशिमुख की आभा से प्रकाशित उसकी कोमल हथेलियाँ हैं जिन पर वह अपना मुख रखे हुए है। गंगा के वक्षस्थल छाती पर उठने वाली छोटी छोटी लहरें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो उसके हृदय पर कोमल काले वाल कुंतल लहरा रहे हों। तारों से भरे आकाश का कंपन और उसका प्रतिबिंब गंगा के पानी में ऐसा लग रहा मानो उस तपस्वी कन्या के गोरे अंगों के स्पर्श से कांपता हुआ तारों से जड़ा कोई सुंदर और चंचल वस्त्र लहरा रहा हो। अब ये आपका काव्य सौंदर्य है, तो ये तो आपको भावार्थ लिखना है। काव्य सौंदर्य आपको अवश्य लिखना है, क्योंकि संदर्भ प्रसंग और काव्य सौंदर्य के ही नंबर प्राप्त होते हैं, इसी से अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो इसकी भाषा कैसी है? शुद्ध साहित्यिक और खड़ी बोली कोमलकांत पदावली। ये कोमलकांत पदावली का अर्थ होता है यानी इनमें जो शब्द का जो संयोजन किया गया है, जो शब्द उपयोग में लाए गए हैं, प्रयोग में लाए गए हैं, वे बहुत ही कोमल हैं। तो आप पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा, क्लिष्टता इसमें नहीं है। पंत जी की कल्पना के विविध रूप और उनकी वर्ण योजना विशेष रूप से द्रष्टव्य है। और कल्पना देखिए आप, कितनी सुंदर कल्पना इन्होंने की है, 4 पंक्तियों में ही कितना कुछ कह दिया है। तो ये इनके काव्य की विशेषता है। शैली इसकी प्रतीकात्मक और वर्णनात्मक है, क्योंकि इसमें वर्णन है। रस इसमें श्रृंगार रस भी है और शांत रस भी है, क्योंकि युवती स्त्री के रूप में बालक को प्रस्तुत किया है, और लेकिन वह युवती स्त्री कैसी है? तपस्विनी वाला है, तो दोनों रस माने जाएंगे। गुण इसमें माधुर्य और प्रसाद गुण है। अलंकार इसमें मानवीकरण मुख्य रूप से है। गंगा को एक सुंदर युवती तपस्वी कन्या के रूप में लेटे हुए दिखाया गया है, तो ये मानवीकरण अलंकार पूरे पद्यांश में है। और सैकत सैया शशिमुख में रूपक अलंकार है। दुग्ध धवल दूध के समान सफ़ेद उपमा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश सिहर सिहर में अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति के कारण, जहाँ पर किसी वर्ण की 1 से 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। यानी अनुप्रास अलंकार 1 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होने पर। अब यहाँ पर देखिए 1 बार आवृत्ति है, सिहर तो शब्द है ही, उसमें सिहर और जुड़ गया, तो 2 वर्ण सा हो गए, तो अनुप्रास अलंकार हो गया। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। और पद्यांश पर आधारित आपके प्रश्न उत्तर परीक्षा उपयोगी
कुछ तो अनुमानित प्रश्न हैं और कुछ जो है आपके परीक्षा में आए हुए हैं गत परीक्षा प्रश्न पत्रों में। तो आइए देखिए, पहला है उपर्युक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम। तो सुमित्रा नंदन पंत इसके कवि हैं और कविता का नाम है नौका विहार। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। परीक्षा में अक्सर तनवंगी निश्चल या तापस वाला कुंतल को रेखांकित किया जाता है। तो जब आप पूरा भावार्थ पढ़ लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी रेखांकित कर दिया जाए। तो इसमें तनवंगी गंगा निश्चल का ही मैंने इसमें दे दिया है। तनवंगी गंगा रेखांकित हो तो कवि कहते हैं कि गर्मी के कारण कम पानी वाली गंगा नदी रेत के तट रूपी बिस्तर पर दूध जैसी श्वेत चादर ताने किसी दुबली पतली थकी हुई और शांत लेटी हुई नायिका जैसी सुंदर लग रही है। कवि ने गंगा को किस रूप में चित्रित किया है? तो कवि ने गंगा का मानवीकरण करते हुए उसे एक दुबली पतली अत्यंत सुंदर दूध जैसी श्वेत वस्त्र धारण करने वाली शांत और थकी हुई तापस वाला तपस्वी कन्या के रूप में चित्रित किया है। सैकत सैया और तनवंगी शब्दों का क्या अर्थ है? तो सैकत सैया बालू या रेत बिस्तर सेज। सैकत सैया बालू या रेत का बिस्तर अर्थात सेज। तनवंगी का अर्थ होता है दुबले पतले या छरेरे अंगों वाली सुंदर स्त्री। गंगा के हृदय पर लहराती हुई लहरें कैसी प्रतीत होती हैं? तो इसका उत्तर है गंगा के हृदय पर लहराती हुई कोमल लहरें कोमल केश के समान प्रतीत होती हैं। किसके हृदय पर लहरें कोमल केश राशि की भांति लहरा रही? तो ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, घुमा फिरा कर पूछ देते हैं, उत्तर वही होता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये सन आपका 2022 में पूछा गया। गंगा के हृदय पर लहरें कोमल केश राशि की भांति लहरा रही हैं, कौन तापस कन्या की भांति प्रतीत हो रही है? ये भी 2022 में पूछा गया। तो गंगा की क्षीण जलधारा तापस कन्या की भांति प्रतीत हो रही है। तनवंगी और नीलांबर शब्दों के अर्थ लिखिए। ये 2022 में ये भी आया है। तो तनवंगी का अर्थ छरेरे शरीर वाली और नीलांबर का अर्थ नीला आसमान नीला वस्त्र। दोनों अर्थ हो सकते हैं क्योंकि नील धन अंबर वस्त्र भी होता है, अंबर आसमान भी होता है। दोनों अर्थ सही हैं। प्रस्तुत पद्यांश में किसका चित्रण किया गया? ये 2024 में पूछा गया। प्रस्तुत पद्यांश में चांदनी रात में शोभित गंगा के रेतीले तट पर गंगा की क्षीण जलधारा का मानवीकरण के रूप में चित्रण किया गया। और बालू के मध्य बहती हुई गंगा कैसे प्रतीत हो रही है? ये 2024 में पूछा गया। बालू के मध्य बहती हुई गंगा ऐसे प्रतीत हो रही हैं मानो कोई दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी हारी मुरझाई शांत लेटी है। अब अगला प्रश्न जो आपका 2024 में आया है, कवि नौका विहार के लिए कब निकलता है? तो कवि नौका विहार के लिए चांदनी रात के प्रथम पहर में निकलता है। तो इसी के साथ आज का अंक पूरा हुआ, आज का वीडियो आपका पूरा हुआ। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट अपना अवश्य लिखें, अच्छा या बुरा। आपके टीका टिप्पणी का मुझे इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर मिलते हैं इसके आगे का भाग लेकर, यानी सुमित्रा नंदन पंत का जो पद्यांश आपकी पुस्तक में दिया गया है दूसरा शीर्षक लेकर। तो जय माँ भारती।